बिल आखिर वो माहिदा जिसका सबको इंतज़ार था, ना सिर्फ इन दोनों ममालिक को बल्कि सबको ख़िते में, इस्लामाबाद अकॉर्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर अब दस्तखत होने जा रहे हैं जुम्मे के रोज़, कितनी मस्बत पेशरफ्त है और कितना ज़बरदस्त किरदार रहा पाकिस्तान का इस सब में? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इससे पहले भी डिस्कोर्स होता रहा है कि दिस इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ आफ्टर 47 साल की हॉस्टिलिटी है, दुश्मनदारी है, जंगें हैं, तो इस चीज़ को लपेटना और हतमी नतीजे ले जाना, आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है इंटरनेशनल अमन के लिए, आलमी अमन के लिए। और उसमें पाकिस्तान का आई थिंक नो डाउट एक कलीदी रोल रहा। अभी भी आपने देखा है जो भी फाइनल स्टेटमेंट आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें पाकिस्तान का स्पष्ट जिक्र किया गया और उसमें आई थिंक लीडरशिप दोनों पॉलिटिकल एंड मिलिट्री वो मुबारकबाद की मुस्तक है, बिकॉज उन्होंने आई थिंक अंत तक कोशिश की है। अभी आ जाते हैं कि जो अभी डिट्रैक्टर्स थे, आई थिंक उनका जिक्र करना ज़रूरी है और वो अभी भी लगे हुए हैं। लाइक नेतन्याहू है, फिर उसके बाद कुछ नियोकॉन्स हैं अमेरिका में बैठे हुए, और आई डोंट नो भारत को क्या तकलीफ है डिस्पाइट के भी उनकी ठुकाई हो रही है काफ़ी गल्फ के आसपास। तो ये आई थिंक डिट्रैक्टर्स बुरी तरह नाकाम हुए और अभी जो रिफ्ट आई थिंक क्रिएट होगी इस मुआहदे के बाद, बिकॉज नेतन्याहू ने तो कह दिया जी कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इस तरीके से नफ्ताली बेनेट है जो इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं इजराइल में, ही इज लाइकली टू लेट्स से लीड वन ऑफ द पार्टीज, और शायद कल वो प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए, तो वो कह रहा था जी हम भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डिट्रैक्टर्स हैं और आई थिंक दिस इज अ डिफीट ऑफ द ज़ायनिस्ट लॉबी। और मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की अगर आप ट्वीट देखें जब इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे, तो वो बड़ी हार्श थी कि प्रैक्टिकली सेइंग कि इंसान के बच्चे बनो एंड इनफ इज इनफ। अभी आप देखेंगे कि ट्रंप के ऊपर मीडिया में अटैक किया जाएगा, स्कैंडल निकाले जाएंगे, और दिस इज टिपिकल ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस ऑफ द ज़ायनिस्ट लॉबी, और इंशाल्लाह ये डिफीट होंगे। तो हर लिहाज से खुशाइन खित्ते के लिए आई थिंक बहुत बड़ी खबर है, और जितने डिटेक्टर्स थे उनकी शिकस्त है, और मेरे ख्याल में चीजें इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को फाइनली सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, फिर हमें समझने में भी मदद दें कि ये मुज़ाकरात किस तरह से इस नहज पर आए हैं जहां पर ये मुआहदा तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक याददाश्त जो है मेमोरेंडम पर एक दस्तखत किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद 60 दिन का डिज़ाइन है। ये 60 दिन क्यों दरकार थे अफजुदा यूरेनियम के लिए, और आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बफर मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को भी कि वो इस जंगबंदी को तवील कर सकें और नवंबर के पास लेकर जा सकें? आई थिंक इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो हमने जिक्र किया जो आई थिंक डिस्कस होता रहा एक्सप्रेस पे भी कि ये एक बहुत बड़ी हॉस्टिलिटीज के बाद जो है पीस की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपस में बात करने को तैयार नहीं थे। तो ये जरूर रखें बैकग्राउंड। फिर एक लड़ाई अभी रिसेंटली हुई है, लास्ट ईयर भी हुई है। उसके बाद जब आप हाथ डालते हैं अमन के लिए, या पाकिस्तान ने जब आपने इंटरवीन किया या ऑफर किया अपनी सर्विसेज, तो इसमें आई थिंक बड़ी एफर्ट थी, बिकॉज आपने नैरो डाउन करने। अच्छा, दोनों तरफ डिट्रैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि और आई थिंक देयर इज अ नीड आल्सो कि वहाँ पे पब्लिक परसेप्शन को भी आपने एड्रेस करना है। एक तरफ आप नारे मारते रहे दोनों साइडें, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अल्टीमेटली अगर आपने टेबल पे ही आना है तो फिर आपने अवाम को जस्टिफाई करना है, बिकॉज नाउ पीपल स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चन कि फिर आपने लड़ाई क्यों की। ईरानियों से भी शायद जीसी से पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। बट ओवरऑल आई थिंक देखा जाए कि ईरान बीइंग अ मिडिल पावर, इसने कंटेस्ट किया एक सुपर पावर को, सपोर्टेड बाय आई वुड से मिलिट्री पावर इजराइल की, और बराबरी की सतह पे ले आए, तो ये एक लिहाज से उनकी विक्ट्री है। पोस्ट ट्रुथ ईरा में ये चीजें आई थिंक हो चुकी हैं समहाउ। ये ट्राइबलिज्म है, आप हार भी जाएं, जैसा भारत शोर मचाता रहता है 1 साल से, आपने ढंडोरा पीटना है, तो ये आई थिंक दोनों साइडें करती रहेंगी। बाकी जो है 60 डेज का पीरियड इज फॉर टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो वर्कआउट की जाने, बिकॉज उसमें काफी बारीकी में काम होना है। मैकेनिज्म जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने का, पैसेज ऑफ शिप्स पे क्या ईरान को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ट्रंप साहब कह रहे हैं टोल फ्री होगा, ईरान कह रहे हैं कि हम इस पे लड़ से टोल लेंगे। फिर आ जाता है जो यूरेनियम है उसकी अफजूदी के सिलसिले में टेक्निकली आगे कैसे मूव किया जाएगा। और दो इस आई थिंक अपेरेंटली जो सामने आ रहा मुआहदा, इसमें उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर आएगा कि क्या ईरान खुद डिग्रेड करेगा या थर्ड पार्टी के हवाले किया जाता है। इसमें आई थिंक बाकी पावर्स की गारंटी भी होगी। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, बट दिस इज द काइंड ऑफ टाइम इट टेक्स। इतनी ऑस्टेरिटी के बाद आई डोंट थिंक सो, अगर आप देखें पहले भी जो जंगें हुई हैं उसके बाद सेटलमेंट इतनी आसानी से बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज वेरी नेचुरल प्रोसेस। राइट अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से इस मुआहदे की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, पीस डील की बात कर रहे हैं,
पाकिस्तान के रोल की भी बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकैन, जो आपने कहा कि स्पॉयलर्स भी थे, दोनों जानिब थे और दोनों फरीकैन विन विन सिचुएशन चाहते थे और उसी के मुताबिक अब बयानात भी दिए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि उसने अमेरिका को फोर्स किया इस मुआहदे के लिए और अमेरिका कह रहा है कि ईरान को उसने फोर्स किया। ये एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, और क्योंकि दोनों फरीकैन का इसमें फ़ायदा था, और इस मुआहदे की जो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं उन पर भी ज़रा रोशनी डालें। आई थिंक इसमें इम्प्लीकेशंस पे पहले आ जाते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली 3 आई थिंक बड़ी ट्रैजेक्टरीज निकलेंगी। एक तो खित्ते के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एक आई थिंक बहुत बड़ा इसके अंदर से कहते हैं शहर के अंदर से खैर निकला है, वो है ब्रिजिंग द लेट्स से गैप या गल्फ बिटवीन ईरान एंड द गल्फ। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। डिस्पाइट के एंड पे आपने देखा बहरीन और कुवैत ने सफर किया, लेकिन आपने देखा सऊदी अरेबिया और यूएई ने फिर एक आई वुड से एक सेटलमेंट कर ली थी, जो आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो शिज़म्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, अगर हम इनसे बाहर निकल आए तो देयर इज अ ह्यूज। तो एक ये है जो आई वुड से रिप्रोचमा है। दूसरा वुड बी नाउ द रीजन रियलाइजिंग मे बी ईरान आल्सो जॉइन कि यार ये जो बाहर से आप लेते हैं फोर्सेज और सुपर पावर कंट्रीज का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देन दे विल प्ले। तो आप रीजनल मैकेनिज्म बनाए, जिसकी पहले भी बात हुई, स्टेप जो है लाइक सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, ये 4 मिडिल पावर्स हैं, एंड टुमारो ईरान। ये आई थिंक दिस विल बी अ ह्यूज थिंग, एंड देन इट विल बी अ सेटबैक टू ऑल दी लेट्स से ज़ायनिस्ट और जो फाशिस्ट बैठे हमारे मशरिक में, इनके लिए, क्योंकि ये तो प्लान बना के बैठे हुए थे। एंड थर्ड विल बी ज़ायनिस्ट लॉबी का जो डर था, जो आप कह लें उनका एक खौफ था लोगों पे, और अरब वर्ल्ड में भी एक अंडरस्टैंडिंग है अरब स्ट्रीट में कि ये किसी के सके नहीं है। तो आई थिंक ये 3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आई थिंक चौथी वुड बी कि अमेरिकन प्रेस्टीज को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक डिलिबरेट वॉर में गए, कन्वेंशनल वेपन यूज किया, और अब अगर लेट्स से बराबरी की सतह पे आउट होते हैं तो सुपर पावर की डिफीट होती है। तो मेरे ख्याल में सिल्वर लाइनिंग है। फिर मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, अब रीजन की आना जाना शुरू हो जाएगा। इसके आई थिंक वी विल सी विद इन 2 to 3 years ह्यूज इंपैक्ट आएगा। जस्ट इमेजिन इकोनॉमीज के लोगों के आने जाने। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कौन फरीकैन जो दोनों हम देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका, इसमें किसको क्या हासिल हुआ है? एक जानिब हम देख रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ पर एक रिट कायम हुई है ईरान की, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, वो दैट वाज अ न्यू, क्योंकि ना अरब ममालिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ही अमरीका और इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको निशाना बनाया जाएगा वहाँ बेसिस को। हालांकि ऐसा ही एक रिएक्शन वो दे चुके थे 2020 में, जब कासिम सुलेमानी साहब की शहादत हुई थी, उस वक्त भी रिएक्शन दे चुके थे, और उस वक्त भी जो ट्रंप का रद्द-ए-अमल था वो ये था कि कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है, और उस पर भी अरब ममालिक बरहम हो रहे थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ईरान को ये सबकत हासिल हुई है दोनों महाजों पर, अमेरिका को क्या मिला है इसमें? जैसे ईरान की तो आई वुड से कि अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। फर्स्ट थिंग इज कि रजीम सर्वाइव, जिसके ऊपर सारा एफर्ट था। नंबर 2, ठीक है बड़े लॉसेस भी हुए, रीबिल्डिंग भी होनी है, बट अल्टीमेटली दे हैव टेकन ऑन अ सुपर पावर जो अनप्रेसिडेंटेड है। और कन्वेंशनल डोमेन में एक आई थिंक नया चैप्टर लिखा गया वॉरफेयर में कि कैसे आप लड़ सकते हैं, और न्यूक्लियर वेपन नहीं थे ईरान के पास। सो आई थिंक दिस इज ह्यूज कि आप एक न्यूक्लियर पावर और सुपर पावर को टक्कर ले रहे हैं। तो ये तो उनकी आई वुड से सक्सेस। देन विल बी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ईरान, जो एक्चुअल चीज होगी और जिसमें सारे खित्ते का भी फायदा है, इस्लामिक वर्ल्ड। फिर आ जाता है अमेरिका का। आई वुड से कि बहुत ज्यादा डेंट हुई है। देखें, हेजेमनी पे ही बेस्ड है, ऑल्दो हेजेमनी इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन इसमें किताबें लिखी गई हैं कि जो लेट्स यूनिपोलर वर्ल्ड था, अगर वो 2017 में कहते हैं कि लेट्स यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म होना शुरू हुआ था, तो शायद अभी उस पे दस्तखत हो रहे हैं कि नाउ इट इज फिनिश्ड। और जब नाउ लुक एट हाउ चाइना और रशिया वुड रीड इट, लेट्स फॉर दैट मैटर एनीबॉडी, जो मिडिल पावर है, तुर्किया कैसे देखेगा पाक। तो ये आई थिंक अमेरिकन प्रेस्टीज, अमेरिकन मिलिट्री पावर, अमेरिकन प्रेजेंस इन द रीजन, इसको बहुत बड़ा धचका लगा है। आई थिंक दे हैव टू रीथिंक और रिकैलिब्रेट करें और देख लें कि यार पिछले 40 साल से आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जब हम इस सदी में दाखिल हुए हैं और हमने देखा 2001 का वाकया, उसके बाद 2008 में जो रिसेशन आया हमने वो देखा, तो क्या वो इंडिकेटर्स पहले से नहीं थे कि वो एक हेजमॉन जो है वो अपनी तनज़ली का शिकार हो रहा है? ये देखिए, इनको एडवाइस तो करते हैं इवन रियलिस्ट लाइक जॉन मार्शैमर वगैरह कि आप ये मत करें, और आपकी और बड़े चैलेंजेस लाइक अगर देखें ना, टाई फ्रंट ये कहते हैं, एक यूरोप का है जहाँ लड़ाई हो रही है, एक चाइना के साथ है, एक मिडिल ईस्ट है। तो आधे फ्रंट पे सारी एफर्ट आप लगा दें, तो बाकी जो मेन फ्रंट्स पे आप क्या करेंगे? आई थिंक दिस इज वन लेसन दे हैव टू लर्न, और इसमें इनको बड़े एडवाइस किया लोगों ने, बिकॉज़ दिस वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर वॉर इन अमेरिका, वाज नथिंग वॉर। अच्छा
ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ में आपने स्पॉयलर्स का जिक्र किया और आपने इंडियंस का जिस तरह से जिक्र किया, आपने कहा कि उनके साथ बड़ी बुरी हो रही है लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रही। ये बताएं कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये अमेरिका इंडियन जो कमर्शियल शिप्स हैं उन पर अटैक क्यों कर रहा है, एंड व्हाई मोदी इज स्केयर्ड? आई थिंक इसमें क्विकली इस पे थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत। हमारा कल परसों आर्टिकल भी छपा है नेशन में, जो फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस, क्विकली कि ये इंडिया एक 2 नंबर काम कर रहा था कि ये छोटे छोटे आइलैंड से शिप्स लेके उन पे अपने शिप्स हैं झंडे लगा के एंड देम डू 2 नंबर। अभी इनके इवन नार्कोटिक्स पकड़ी गई है नाइजीरिया में, साल की रिपोर्ट। एनीवे सैंक्शनड ऑयल था, सैंक्शन चीजों को कर रहे थे, अमेरिका ने मना किया, इनकी ठुका। अच्छा, दे थॉट कि जी वील गेट अवे विद इट। तो एक तो ये बहुत बड़ा लॉस है। एक्चुअली टेक्निकली आई थिंक 3 शिप हिट हुए, चौथा भी कल सिंक हुआ है, उस पर रिपोर्ट्स आ रही शायद उसको भी ठोका गया। तो वो कहते हैं खाम मारे के बीच में जो आप चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा आ जाता है कि इनका रिस्पांस बड़ा पैथेटिक था, बड़ा पैसिव इस पर डिस्कशन हो रही है कि अभी तक मोदी साहब एक लफ्ज नहीं कह सकते। आई थिंक कल जेनेवा में मिल रहे हैं, फिर जाके उनके बूथ पॉलिश करेंगे। तो ये टोटल औकात है भारत की जो कहते हैं जी हमने 12 न्यूक्लियर टिप मिसाइल खड़े कर दी। तो भाई ले आओ ना, फिर आप जाके करें। और अवाम पूछ रही है कि इनके सेलर्स मारेंगे। भी एक सेलर बेचारा, उसकी लाश अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं गल सड़ रही है, दुक्कम पोर्ट पे पड़ा हुआ है, वहां से जाके रिकवर नहीं कर सकती। तो ये इट्स अ ह्यूज सेटबैक टू इंडिया आल्सो। दे शुड रियलाइज कि आपकी 2 नंबरियां नहीं चलेंगी। बिल्कुल नहीं चलेंगी। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं मुआहिदा जो है वो खुश उसलूबी से तय पा जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ फरीकैन के लिए ज़रूरी है बल्कि दुनिया जो इससे मुतासर हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं।